नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हाजिर है और आज भी हमारे पास हमेशा की तरह तीन ही खबरें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सबसे अहम खबर की तरफ। मंजूर बुगियो एक जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक नवाबशाह से या शहीद बेनज़ीर आबाद से है और ये वहाँ पर इस वक्त आज उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो किस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं और वो फेसबुक पर लाइव गए जहाँ पर उन्होंने लोगों को बताया। बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा था, लिहाजा मैंने सोचा कि जितना हिस्सा हम डाल सकते हैं जरूर डालें इसके अंदर। हमने जो उनकी वीडियो देखी उसके अंदर वो बता रहे हैं कि एक साहब है गुलशन मेमन के नाम से, और वो बता रहे हैं कि ये एक वहाँ की इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, ये गालिबन कोई किसी इदारे के अंदर काम भी कर रहे हैं और वहां पर इन्होंने जो एक हॉस्पिटल है और एक कॉलेज है उन दोनों के अंदर इन्होंने करप्शन जो है वो इनके बारे में बताया गया कि ये उसमें करप्शन में मुलव्विस है या उन इदारों के अंदर करप्शन हो रही है। और ये स्टोरी जो है वो मंजूर बुगियो ने और भी कुछ जर्नलिस्ट ने, और उन्होंने नाम भी बताए कुछ और अपने साथियों के जिन्होंने वो स्टोरीज को कवर किया। अब इनको जो है वो वहां पर डेथ थ्रेट्स दी जा रही हैं और इनके बच्चों को स्कूल जाते हुए रोक कर उनको डेथ थ्रेट्स दी गई और उनको कहा गया कि अपने बाप को मना करो वरना उसको जो है वो पिस्टल दिखाई गई और कहा गया कि उनको अंजाम से अपने जो है वो आगाह होना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सिचुएशन इस वक्त ये है वहां पर के ये जो साहब हैं गुलशन मेमन साहब, इनकी कहा जा रहा है कि इन्होंने एक नैब और एंटी करप्शन की जो इंक्वायरीज हैं वो भी इनके खिलाफ खुल गई हैं और फिर स्कूल जाते हुए बच्चों को रोका गया, तो वो समझते हैं कि ये अब एक सीरियस मामला बन रहा है। सिंध के अंदर पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने मुतअद्दिद इस तरह के वाकयात देखे हैं कि सहाफियों को या लोकल लोगों को जो है वो कत्ल किया गया है। हमने अभी कुछ अरसे पहले हैदराबाद का भी एक वाकया देखा, सिंध के अंदर दीगर इलाकों से इस तरह के लाड़काना से एक मशहूर वाकया था। तो ये वाकयात जो है वो बड़ी बड़ी तादाद में सिंध से पिछले 1-2 साल के अंदर सामने आए और हमेशा से ही ऑब्वियसली पाकिस्तान के तूल ओवर्स में ये सहाफियों के साथ जो मसालिम जो है वो एक रूटीन की बात है। अब ये मंजूर बुगियो साहब हैं और क्योंकि शौकत जरदारी साहब सहाफी हैं, उन्होंने एक ये शेयर की थी वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और उन्होंने फिर बताया कि अभी बोल रहे हैं इससे पहले कि उनको मार दिया जाए और फिर उसके बाद हम बैठ कर रोएं। तो मैंने सोचा कि इसको हम जो है वो हाईलाइट जरूर करें और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस स्टोरी को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें या लोगों को बेशक वर्बली बताएं या अपने दीगर चैनल्स के जरिए बताएं, लेकिन इस मसले को जरूर उठाएं इससे पहले कि एक और सहाफी जो है वो हमारा एक साथी अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ और मेरी उम्मीद है, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूरे जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफिस और जो पुलिस के हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं और जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हाईएस्ट ऑफिशियल्स हैं उन तक वो ऑलरेडी ये बात पहुंचा चुके हैं। लेकिन क्या कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, मैं रियासती इदारों से और हुकूमत से और हुकूमती एहलकारों से ऑफिशियल्स से फौरी तौर पर हम ये मुतालबा करेंगे कि मंजूर बुगियो साहब के केस को फौरी तौर पर देखा जाए और जो भी मामला वहां पर चल रहा है उसको फौरी तौर पर हल करने की कोशिश की जाए और जो कोई भी चाहे कितना ही पावरफुल इंसान हो वो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसको उसको किरदार तक पहुंचाया जाए और करार वाकई सजा दिलवाई जाए। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आज एक और बहुत बड़ी खबर हिंदुस्तान से आई है और वो खबर जनाब अली ये है कि 8 अदद, हिंदुस्तान से खबर नहीं आई, हिंदुस्तान से मुतालिक है, कतर से खबर आई है और वो ये है कि 8 अदद इंडियन नेवी के साबिक अफसरान जो कि कतर में काम कर रहे थे उनको सजाए मौत दी गई है जासूसी के इल्जाम में। और ये खबर जो है ये मैंने लाइव मिनट पर पढ़ी, वैसे भी इंटरनेशनल एक स्टोरी है इस वक्त ये सब जगह पर मौजूद है। तो अलदारा कंपनी के नाम से ये गालिबन अलज़हरा बनेगा आई थिंक। तो अलदारा कंपनी जो है ये कतरी कंपनी है, यहाँ पर काम कर रहे थे ये बहुत से मतलब 50 से ज्यादा जो है वो ऑफिशियल्स हैं जो कि पहले इंडियन नेवी से ताल्लुक रखते थे और अब इस कंपनी में काम कर रहे हैं। और इन सबको जो है वो इनमें से 8 जो हैं उनके ऊपर ये इल्जाम अब साबित हो गया है और वो ये है कि ये 8 अफराद जो हैं वो इन्होंने वहां की जो इंफॉर्मेशन है और जो कतर का सबमरीन प्रोग्राम है उसकी इंफॉर्मेशन इसराइल को दी। और ये 8 अफराद जो हैं कैप्टन तेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर प्रेनिदो तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगोनकर पकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल,
एंड सेलर राजेश। और ये 8 अफराद हैं जिनके ऊपर अल जजीरा ने ये रिपोर्ट किया कि ये कंपनी जो है ये मई 2023 में बंद हो गई थी। कंपनी ने 75 के करीब इंडियन नेशनल्स को और सब के सभी तकरीबन जो है वो फॉर्मर नेवी पर्सनल थे, वहां से ताल्लुक रखते थे। और ये जो अगस्त 2022 में ये केस पहली दफा सामने आया था जिसके अंदर इन लोगों को उन्होंने डिटेन किया था और फिर उस वक्त जो है वो चार्जेस इनके नहीं बताए गए थे, लेकिन फिर काफी महीनों के बाद बताया गया कि कतरी अथॉरिटीज को जो है वो पता चला है कि इन्होंने इसराइल को कतर के जो सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम है उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है और ये जासूसी के अंदर पेश रहे हैं। और ये जो वाकया है वो सितंबर 2022 में इसके बाद उनको जो है वो पहली दफा बेल प्ली की थी, इनकी जानिब से गई थी, लेकिन इसको रिजेक्ट किया गया था। और जो अथॉरिटीज थी दोहा के अंदर, उन्होंने कहा था कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनकी इन हरकतों का मौजूद है। मार्च 2023 में इंडियन ये जो अफराद हैं इनका पहला ट्रायल हुआ, जून 2023 में दूसरा ट्रायल हुआ और अक्टूबर 2023 में इनको सजाए मौत दी जा चुकी है। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें गर्म है, जिनमें सबसे पहली बात यह है कि जैसे जैसे भारत के ताल्लुकात जो है वो इसराइल के साथ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये तमाम अफराद जो हैं वो भी इस किस्म के वाकयात भी सामने आने लगते हैं। फिर कुलभूषण यादव का केस पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, वो तो आप सब लोग पाकिस्तानी कम से कम ऑडियंस है या इंडियन ऑडियंस होंगे वो तो इस बारे में जानते ही हैं। अब ये नए 8 अफराद जो हैं वो कतर के अंदर ये काम करते पकड़े गए हैं। ये इंडिया के लिए भी एक अफसोसनाक बात है, जाहिर सी बात है कि वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक्स इंडियन नेवी ऑफिशियल्स हैं तो इनके ताल्लुकात किस नौयत के थे और इनको अपने इदारों से क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, ये एक बहुत ट्रिकी मामला है। और इस हवाले से बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारे लोगों का इंटरनेशनल जो बहुत सालों से ये बात चल रही है कि जो अरब ममालिक हैं वो भारत उनको जो है वो ऑफर कर रहे हैं कि हम अपनी आर्मी के जरिए जो है वो आपकी सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो अब क्या इस मामले के बाद, इस वाकये के बाद इस केस के बारे में क्या होगा, क्या ये समझा जाएगा, सीरियसली लिया जाएगा या इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा और ये सोचा जाएगा कि हिंदुस्तान जो है वो सेफ ऑप्शन नहीं है अरब ममालिक के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के जो अलायंसेस हैं वो और जो उनकी मेंटालिटी बनती जा रही है बहुत सारे उस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोगों की, एक बड़ी तादाद की, शायद मेजॉरिटी की, वो शायद एंटी मुस्लिम होती जा रही है, जिसकी वजह से this might not be a safe option. फाइनल बात हम करेंगे कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी एक खबर मैंने अभी कुछ ही देर पहले पढ़ी, ISPR की तरफ से ये आई है और उन्होंने कहा कि नौजवान रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारी आवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल, रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडा के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करें और इसका मुकाबला करें। उन्होंने GHQ का दौरा किया था, सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, उसके जो शुरका थे उन्होंने GHQ का दौरा किया था, तो वहां पर आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, आर्मी चीफ ने कहा मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। और फिर उन्होंने कुछ स्मगलिंग के हवाले से भी बात की, मईशत की बेहतरी के लिए किए गए मुतादिद फ़ाल इक़दाम, जिसमें खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नतीजे में जो मईशत पर मुस्बत असरात है उनको भी उजागर किया। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि फौज पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। मेरा इसके ऊपर कमेंट जो है वो सिर्फ नौजवानों के हवाले से है। मैं आसिम मुनीर साहब को इसमें कतन ब्लेम नहीं करता। ये पॉलिसी जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गई थी जनरल बाजवा के दौर में, और आसिम मुनीर साहब के दौर में जो है वो मजीद इसमें रिवर्सल हुआ है। लेकिन जो हमने देखा वो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं, हम उसको किसी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो इन मामलात को खुद से और बता चुके हैं। हमारे पास अक्सर ऐसी सीवीज भी आती थी कि हमने ISPR के अंदर इंटर्नशिप का प्रोग्राम में हिस्सा लिया है और हम सोशल मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं उनके किरदार के ऊपर या उनकी एक्सपीरियंस के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को इंटर्नशिप करवाई जाती थी, बहुत सारे लोगों को हायरिंग की गई थी, बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए गए थे कि आपने जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, और आसिम सलीम बाजवा साहब के दौर में ये काम शुरू हुआ। उसके बाद आसिफ गफूर साहब ने इसको मजीद जो है वो वसअतें और बुलंदियां अता की, जिसके बाद मतलब हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को बुला बुला कर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती थी, खाने, दावतें,
روٹی پاڑ رہے ہیں اور بہت سارے سابق افسران کے بچوں کو جو ہے وہ پروجیکٹس دیے گئے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ میکسیمائز جہاں پر ان کو بلا کر اور میکسیمم لوگوں کو نوکریاں وہاں پر دی گئیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے گھروں کے اندر وہ سیٹ اپس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور پھر 100 150 200 اور ایسی تصاویر موجود ہیں. مطلب یہ میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. یقیناً آپ نے سن رکھی ہوں گی, آپ نے دیکھ رکھی ہوں گی ٹویٹر کے اوپر جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی بہت دفعہ ایسی تصاویر جو ہیں وہ بھیجی گئی جس میں انہوں نے دکھایا کہ یہ اتنے بڑی تعداد میں وہاں پر ایک ہال ہے, وہاں پر وہ تقریر فرما رہے ہیں خود, اور اس وقت کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور سامنے جو ہے وہ بڑی تعداد میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پر ان سے ان کی جو تقریر ہے اس سے علم کا ان سے بیان حاصل کر رہے ہیں, اپنے جو ہے وہ تشنا جو ان کے دل و دماغ ہیں ان کو بھر رہے ہیں. تو ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بڑی تعداد میں یہ انٹرنشپ پروگرام چلاتے ہوئے. اب وہ بند ہو گئے ہیں, میں یہ نہیں کہنا, لیکن جو گند ڈل گیا ہے اس کو اب کس طرح سے آپ سمیٹیں گے جب ان کو تو آپ کے کیسز کا بھی پتا ہے, ان کے ساتھ انہوں نے قریبی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ اور آئی ایس پی آر کے بہت سارے معاملات میں آئی ایس پی آر کی ہینڈلنگ اور پی ٹی آئی کی ہینڈلنگ ایک ہی کمپنی کر رہی ہوتی تھی, ایک ہی جگہ کو جو ہے وہ پروجیکٹ دیا ہوا ہوتا تھا. تو اب ایسی صورت میں آپ کے تو کچے چٹھے بھی وہ جانتے ہیں, اور آپ نے جو گند کیا ہے آپ کے ادارے نے, میں آصم منیر صاحب کو نہیں کہہ رہا, مگر جو ادارے نے گند کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر, اب آپ سے زیادہ آپ نوجوانوں سے ہم یا دانشوروں سے آپ یہ کر سکتے ہیں. میں نے کسی دانشور کو نہیں دیکھا جنہوں نے کہا ہو کہ 9 مئی کے واقعات بہت اچھے واقعات تھے. میں نے بہت سارے دانشوروں کو, انفیکٹ دس از دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری وین ایک بہت بڑی تعداد ہے دانشوروں کی, جرنلسٹس کی اور بہت سارے ایکیڈیمکس کی جو عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دے رہے بہت سارے معاملات کے اوپر. ماضی میں جو ہے وہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا تھا وہ بہت لیجیٹیمیٹ ریزنز ہوتی تھی. عمران خان صاحب کی شاید اتنی لیجیٹیمیسی نہیں ہے امنگ دیز گروپس, عوام میں ان کی مقبولیت اپنی جگہ, لیکن لیجیٹیمیسی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں بولتے, ان کے حق میں نہیں بولتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے کہ دانشوروں سے بات جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے. آپ کو سول سوسائٹی ابھی بھی جو ہے وہ اتنی کھل کر جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں آگے نہیں آئی, آلدو بہت سارے لوگ آگے بھی ہیں, سلمان اکرم راجہ جیسے لوگ اور بھی بہت سارے لوگ. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کوئک فکس ہے آرمی چیف کے دور میں ہی یہ معاملہ حل ہونا چاہیے, فوراً ہونا چاہیے, ترنت ہونا چاہیے, وہ شاید نہیں ہو پائے گا. لیکن اس پالیسی سے نہیں ہٹیں, آپ اپنی پالیسی کو جاری رکھیں, نوجوانوں کی برین واشنگ کو بند کر دیں, اور جو ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہی تو اس کو بند رہنے دیں. اگر آپ نے دوبارہ سے برین واشنگ کے لیے دوبارہ کوئی اٹیک کھولے تو آپ یقین کریں اس سے بھی زیادہ خوفناک اس کے نتائج برآمد ہوں گے جتنے پچھلے پروجیکٹ کے ہیں. تو اگر کوئی پالیسی ہے جو نوجوانوں کو ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے پر اکسائے گی تو وہ پالیسی یہ ہے کہ نوجوانوں کو پروپیگنڈا سے مکمل طور پر دور رکھیں, اپنے پروپیگنڈا سے, سیاستدانوں کے خلاف, صحافیوں کے خلاف, سول سوسائٹی کے خلاف جن سے مدد مانگی جا رہی ہے, دانشوروں کے خلاف, ان سب گروپس کے خلاف. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو جو گراس روٹ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہوتی ہے, ٹریڈرز کی پالیٹکس ہوتی ہے, اس کے اوپر سے اپنی ڈنڈے کو ریموو کریں. واقعتاً سیاسی اور جمہوری عمل کو روٹ لینے دیں سوسائٹی کے اندر. آپ یقین کریں ابھی نہیں مگر کچھ سالوں میں یہ ٹرن اراؤنڈ بالکل ہوگا, یہ پروپیگنڈا بند بھی ہوگا اور مثبت سمت میں بھی سوسائٹی جانا شروع کر دے گی. Your job is to stick to the policy of non-interference. That's the first thing. ابھی مکمل طور پر آپ نان انٹرفیئرنس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے, یہ آپ جانتے ہیں. اس پالیسی کو اڈاپٹ کریں. That is the only policy that can take this country forward, اور یہ پروپیگنڈا روک سکتا ہے. اس طرح کہنے سے نہیں رکے گا. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے.